तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं होता सिवाय एक फादर एंड डॉटर के। फादर का नाम विल और उसकी बेटी का नाम टॉम होता है और वो दोनों तो कई सालों से बिना किसी को बताए यहाँ पर रह रहे हैं। उनका होम टाउन पास ही वाले शहर में है, लेकिन शहर की भागा दौड़ी से एकदम परेशान होकर वो फॉरेस्ट में आ गए। लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, विल ने अभी तक अपनी बेटी टॉम को नहीं बताया। शायद कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होगी। फिलहाल तो विल अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहता था और उससे कई सारी चीजें सिखाता कि कैसे फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं। उनके पास कुछ रिसोर्सेज बचे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड होते हैं और अगर एक साथ उनका यूज किया जाए तो खत्म भी हो जाएंगे। इसलिए विल हमेशा सजेस्ट करता है कि हमें नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड रहना चाहिए। टॉम भी अपने फादर की बातों को अच्छी तरीके से फॉलो करती है और उन्हें अच्छी तरीके से अप्लाई करते हुए उन्हें शो करती है। विल भी इससे खुश हो गया था कि एटलीस्ट उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई तो मौजूद है। अब जल्द से जल्द खाना खाने के बाद उन्होंने टेंट बिछा लिया। टेंट को अच्छी तरीके से फूल पत्तों से ढक दिया गया था ताकि दूसरों की इस पर नजर ना पड़े। अंदर पूरी तैयारी करने के बाद वो सोने चले जाते हैं। विल अपनी बेटी को सुलाने के बाद ही आराम करता है। अब अगले दिन वही सारा रूटीन चलने लगा, यानी वो दोनों हर एक सेकंड सर्वाइवल के लिए ट्राई करते रह गए। अब टॉम फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर चली जाती है कुछ मशरूम्स इकट्ठा करने के लिए, तभी अचानक उससे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पेड़ काट रहा है। जैसे वो जाकर थोड़ी खुली जगह पर देखती है तो पता चला वहाँ पर कई सारी टीम मेंबर्स आ चुके हैं जो इस तरीके से पेड़ पौधों को काटते हैं ताकि लैंड बन सके। टॉम इतने समय बाद किन्हीं दूसरे लोगों को देखकर एकदम दंग रह गई थी, क्योंकि सालों से उसने सिर्फ अपने फादर के अलावा किसी को नहीं देखा है। टॉम नोटिस कर पाती है कि इन लोगों के पास पेड़ काटने के हथियार है और वो भी बहुत ज्यादा एडवांस वाले। एक समय पर तो वो काफी घबरा गई थी, लेकिन फिर यही सोचती है कि ये भी उनकी तरह एक इंसान है। आखिर वो इन सभी लोगों के साथ रहने के बजाय फॉरेस्ट में क्यों रह रहे हैं। टॉम अब उन लोगों के बिना नजर में आए वहाँ से सीधा चली आती है अपने फादर के पास। टॉम ने तो अच्छे खासे मशरूम भी अपने साथ लाए थे जो अपने फादर को तो दे देती है, लेकिन विल फिलहाल के लिए नेचुरल तरीके से आग जला रहा था। उसे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, जिससे टॉम को फ्रस्ट्रेशन होने लगी। उसने सीधा एक बर्नर उठाया और उसके अंदर मशरूम को पकाने के लिए रख दिया। इस बात से विल को गुस्सा आता है क्योंकि उसने नेचुरल रिसोर्सेस यूज करने बोला था। बाकी रिसोर्सेस उनके पास बहुत कम है। पर बात साफ थी कि टॉम यहाँ विल के ऊपर गुस्सा नहीं हो रही होती। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद है इतने सालों से। वो भी बाकी इंसानों के साथ रहकर अपने दुख बांट सकते हैं। दोनों बहुत ही गुस्से में बैठकर खाना खाने लगे थे और बातों ही बातों में टॉम ने उन सारे लोगों के बारे में बता दिया अपने फादर को जो थोड़े ही दूरी पर पेड़ काटने के लिए आए हैं। ये सुनते ही विल एकदम शॉक हो गया, क्योंकि ये पूरा पब्लिक लैंड है। इस तरीके से वो डायरेक्टली यहाँ नहीं रह सकते और अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो उन्हें जाना पड़ेगा। इसलिए अब विल एकदम सतर्क हो जाता है और अपने आप और सारी चीजें छुपाने की कोशिश करने लगता है। वो सारी टीम मेंबर्स अभी वहाँ से गए नहीं होते और अब यहाँ विल को अच्छी तरीके से पता था कि अपने आप को फॉरेस्ट में सैबोटाज कैसे किया जाता है। उसने टॉम को भी ऐसे सिखाया था ताकि शिकारियों के आने से पहले वो छुप जाए। फॉरेस्ट में सैबोटाज होने के लिए कई सारी टेक्निक्स वो बताता है, जिसे टॉम अच्छी तरीके से समझ लेती है और अब वो दोनों उन टीम मेंबर्स और खतरनाक शिकारियों से बचते फिर रहे थे। अब यहाँ पता चला कि विल जब सो रहा था टेंट के अंदर तो उससे अजीब तरीके के सपने आते हैं। ये सपने रिलेटेड थे उस लाइफ की जब वो दोनों मिलकर शहर की भाग दौड़ में रहा करते थे। विल को लगा था कि यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता। उसे वो सारे अनजान विजन्स अभी भी आया करते हैं। टॉम उस समय पर अपने फादर विल को संभालती है और उन्हें दिलासा दिलाती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सुबह होते ही विल और टॉम दोनों ही निकल पड़े थे फॉरेस्ट के अंदर की तरफ, और जहाँ से ओपन होता था शहर का रास्ता। दोनों हमेशा इसी तरीके से कुछ दिनों बाद शहर में जाते ताकि वो अपने खाने पीने की चीजें ले सकें। इतने समय के बाद शहर में वापस आना ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बड़े वेकेशन के बाद यहाँ आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यही होता है कि विल तो कुछ भी अर्निंग नहीं करता था, फिर आखिरकार वो शहर में जाकर ग्रोसरीज कैसे खरीदेंगे। लेकिन इसके लिए भी विल ने एक बहुत अच्छी टेक्निक निकाली होती है। विल अपनी और अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कई सारी दवाइयाँ ले लेता और एक्चुअल में उन्हीं दवाइयों की मदद से कुछ लोगों को बेचकर वो पैसे कमाता। यानी उनके पास डॉलर्स की कमी नहीं होती रिसोर्सेज खरीदने के लिए। उन्होंने ग्रोसरी शॉप से कई सारे फल फ्रूट्स और सामान ले लिए जो उनके डेली लाइफ में काम आएंगे। और अब विल टॉम को लेकर वापस फॉरेस्ट में एक रेफ्यूजी कैंप के पास आ जाता है। ये लोग फॉरेस्ट में छुपे हुए होते हैं क्योंकि इनमें से कई सारे लोग इलीगली दूसरे कंट्री से आकर छुपे हुए हैं और कई लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये बाहर शहर में तो नहीं निकल सकते, इसलिए विल इन सभी को दवाइयाँ देता है जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं।
विल एक तरीके से उनकी मदद ही कर रहा था, क्योंकि दूसरे किसी पर वो भरोसा नहीं कर सकते। यानी विल और टॉम का ये साइकिल लगातार चलता ही जाता है। अब टॉम एक जगह पर बैठकर कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने से भाग रहा है। वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगी, क्योंकि वो किसी दूसरे को मिल नहीं सकती। वहाँ पर जो भी था वो लगातार आवाज दे रहा था कि मेरे सामने आ जाओ। पर टॉम बेचारी अपने फादर के पास पहुँचती है, लेकिन इस बार उसने दूसरे इंसान के बारे में कुछ नहीं बताया। वो थोड़ी उदास होकर उनके साथ खाना खाने लगी और विल जैसे ही पूछता है तभी किसी के फुटप्रिंट की आवाज आती है, यानी यहाँ पर कोई न कोई तो आ चुका है। दोनों जल्द से जल्द छुपने के लिए वहाँ से भागने लगे और पता चला कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के कुत्ते पहुँच चुके हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट उन दोनों को ढूंढ लिया था। उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि विल को साफ कह दे रहा था कि अगर तुम मिलोगे तो हम गोली मार देंगे। यानी एट द एंड बेचारा विल और उसकी बेटी पकड़े ही गए। विल को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, पर वहीं उसकी बेटी छोटी थी, इसीलिए उसे एक सेंटर में भेज दिया गया जहाँ टॉम की तरह कई सारी लड़कियां मौजूद हैं। टॉम जब पहली बार उस सेंटर में आ रही थी तो उसे काफी वियर्ड लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर पहले कभी नहीं रही हैं जहाँ पर उसकी उम्र की लड़कियां मौजूद हैं, और तो और वो वहाँ पर सरवाइव कर भी पाएगी इसका भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी टॉम उन सारी लड़कियों के पास जाकर उनसे दोस्ती करने का ट्राई करती है। हमें तो जेन नाम के वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई गई जो हर एक स्टूडेंट के ऊपर अच्छी स्टडी करती थी और उनकी दिमागी हालत का पता लगाती कि ये नॉर्मल है कि नहीं। जेन फिलहाल के लिए टॉम के बारे में पूछ रही थी और उसके आईक्यू के बारे में जानने की कोशिश करती है। जेन थोड़ी देर तक असेसमेंट लेने के बाद ये देखकर एकदम शॉक हो गई कि टॉम के पास काफी अच्छी एबिलिटीज हैं। वो अभी अभी इस जगह पर आई है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल और बाकी स्टूडेंट से उसकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर टॉम को अच्छी खासी एजुकेशन दी जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। जिस तरीके से जेन को पता चला था कि टॉम कई सालों से फॉरेस्ट में रहती आ रही है, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना दोनों आता था। ये एक्चुअल में उसके फादर विल ने सिखाया होता है और आज वो उन सभी को अच्छी तरीके से जान गई है। वहीं दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया गया जिसकी दिमागी हालत चेक करने के लिए कई डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। वो उसके ऑनलाइन इंटरव्यूज ले रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद विल का वो पास्ट उसके सामने आ रहा था। उसे इस पूरी भागदौड़ वाली दुनिया में कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। वो वापस से फॉरेस्ट में अपनी दुनिया में जाना चाहता था। जेन भी काफी कंसर्न हो जाती है अब टॉम और विल के लिए, इसलिए वो उन्हें सामने आकर समझा रही थी कि फॉरेस्ट में अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है, इसलिए तुम दोनों को एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। विल तो एकदम से ब्लैंक था, लेकिन जेन को पता है कि वो क्या कर रही है। जेन उन दोनों को लेकर एक फार्मिंग एरिया के घर के पास आ जाती है जहाँ पर मिस्टर वॉल्टर काम किया करते थे। ये घर पूरा मिस्टर वॉल्टर का ही था और अब जेन वॉल्टर से बातचीत करके ये कंफर्म कर देती है कि विल और टॉम भी यहीं रहेंगे। वॉल्टर तो एट द एंड विल को काम भी करने का ऑफर करता है उसके फार्म में, और विल फिलहाल के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें रहने खाने और सेफ्टी की सारी सुविधाएं मिल रही थी। जेन अब उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब विल और टॉम अपने कमरे में जाते हैं। उतना अच्छा कमरा उन्होंने पहली बार देखा था। दोनों को ही यकीन नहीं होता कि अब से वो लोग इस जगह पर रहेंगे। खाने पीने की सारी चीजें वहाँ पर उपलब्ध हैं, पर शायद विल का दिमाग अभी भी फॉरेस्ट की तरफ ही लगा हुआ है। टॉम अपने फादर से कहती है कि वो उसके साथ है, सिर्फ अब उन्हें इन सारे लोगों के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। अगले दिन से ही विल मिस्टर वॉल्टर का साथ देने लगा फार्मिंग में। वो तो उनकी फैमिली जैसा बन चुका था कुछ ही दिनों में। पता चला कि जेन टॉम के लिए एक बाइसिकल लाई है जिससे वो कहीं भी ट्रेवल कर सके, पर विल को पता नहीं कि ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जेन इतनी ज्यादा क्लोज आए टॉम के। लेकिन जेन अपना फर्ज निभा रही थी और वो सिग्नेचर भी कराती है ताकि वो टॉम का एडमिशन पास ही वाले स्कूल में करा दे। यानी कि जेन ने एक तरीके से गार्डियन का रोल निभाया है। विल को भी थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा और अब वो अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखा रहा था। शायद इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन किसी को क्या पता था कि विल के दिमाग में जो चल रहा है उससे उनके आसपास के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब हमें विल और टॉम अगले दिन एक चर्च के अंदर दिखाए जाते हैं जो बाकी लोगों के साथ सोशलाइज करने आए थे। पूरे टाउन के लोग जो कि गॉड में बिलीव रखते हैं वो वहाँ पर पहुंचकर काफी एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने प्रे करने के साथ साथ कई ऐसी एक्टिविटीज भी कराई जिसे टॉम देखकर काफी खुश हो जाती है। थोड़े ही समय में विल को भी कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो अपने उस दिनों को नहीं भूल सकता जब अपनी बेटी के साथ वो फॉरेस्ट में रहा करता था। वहाँ पर तो उनके अलावा एक भी इंसान नहीं हुआ करता था। टॉम तो इतनी ज्यादा इंटरएक्टिव निकली कि वो बाकी लोगों के साथ उनके कल्चर फॉलो करने लगती है। यानी उसने गॉड के बारे में जाना और कई ऐसी बातें भी जो आज से पहले एकदम अनजान थी। विल तो अपने काम से काम रख रहा था और जब पता चला कि वो वॉल्टर के पास आकर पेड़ काटने और फार्मिंग करने में मदद कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा था। कई सारी बातें उसके मन में घूम रही होती हैं और विल उस छोटे सी काम को भी अच्छे से नहीं कर पाता जो इतने सालों से वो करता आ रहा है। बार बार उसे अपने फॉरेस्ट में वापस जाने की बात याद
याद आती कि कैसे वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकता था, लेकिन यहाँ पब्लिक एरिया में रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसे फॉलो किए बिना वो सब यहाँ नहीं रह सकते। टॉम तो अब उस घर के आसपास घूमने लगी थी और थोड़ा एक्सप्लोर करती है। तभी अचानक उसे सामने एक रैबिट दिखाई दिया। वो रैबिट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो उठाकर आसपास देखने लगी कि इसका ओनर कौन है। अब जैसे ही वो एक फार्मर के घर के पास आती है जहाँ बेन नाम का एक लड़का काम कर रहा था, पूछने पर तब जाकर पता चला कि ये रैबिट बेन का है, जो कि पिंजरा तोड़कर भाग गया था। वो तो टॉम का शुक्रिया अदा करता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। टॉम बताती है कि उसे खरगोश जैसे जानवर बहुत पसंद है, उसका बस चले तो वो वैसा ही एक खरगोश पालना चाहती है। बेन भी टॉम के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि दोनों की एज एकदम सिमिलर ही थी। बेन ने ये बताया कि वो आगे चलकर अपने फादर की तरह एक बड़ा फार्मर बनेगा। वो तो एक आर्किटेक्चर भी बनना चाहता था, क्योंकि उसे घर बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और अब बेन टॉम को अपने घर के अंदर वही खरगोश दिखाने के लिए लेकर चला जाता है। उसने तो कहा तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो इस खरगोश और भी कई सारे जानवरों को देखने के लिए। टॉम को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो दोनों बात करते रह गए। लेकिन इन्हीं चीजों में वो भूल जाती है कि उसे टाइम पर घर भी लौटना था। वहाँ रात होने लग रही होती है और विल टॉम के लिए काफी परेशान होता है। वो तो बाहर आकर जोर जोर से उसका नाम भी चिल्ला रहा था, लेकिन टॉम जल्दी वापस नहीं आती। पहुँचते पहुँचते उसे काफी देर हो गई थी और वो तो अपने फादर को सारी बातें बताती है कि कैसे उसे बेन नाम का एक लड़का मिल गया था और वो एक प्यारे खरगोश को देख रही थी। यहाँ के आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के हैं, पर टॉम का फ्रस्ट्रेशन अब अलग ही लेवल पर चला गया था। एक तो उसे लगता कि इस तरीके की सोशल लाइफ से जुड़कर उन्होंने गलती कर दी है। फॉरेस्ट ही उनका असली घर हुआ करता था। टॉम उसे फिर से समझाने लगी कि हमें अपने आप को अपग्रेड करके इन लोगों के बीच में डालना होगा, क्योंकि इसमें ही हमारा फ्यूचर है, ना कि फॉरेस्ट में। विल को तो अब ऐसा भी लगने लगा था कि टॉम अब उन लोगों के कब्जे में हो चुकी है, क्योंकि जैसा बाकी सब बोल रहे थे टॉम वैसा ही फॉलो करती है। बेचारे विल के दिमाग में यही बातें घूम रही थी जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। अब अगले दिन हमें टॉम दिखाई जाती है एक ऐसे क्लास में जहाँ वो जानवरों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टॉम को खरगोश बहुत ज्यादा पसंद थे, तो बेन वहाँ रहकर सभी लड़कियों और लड़कों को सिखा रहा था कि कैसे खरगोश को ट्रीट किया जाए। उसके अंदर खरगोश के बिहेवियर को समझना और आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं ये जानना होता था। टॉम उस जगह पर अपनी उम्र की कई लड़कियों से मिलती है। टॉम ने ये जाना कि ये लोग उससे ज्यादा अलग नहीं है। सिर्फ इतने साल तक फॉरेस्ट में रहने के कारण टॉम की आदत छूट गई थी। वो तो उस पूरे मोमेंट को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए वो सारी चीजें सीखती है। अब तो लग रहा था कि टॉम उन सारी चीजों में घुल मिल गई है, पर वहीं दूसरी तरफ विल के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। वो तो इन सारी चीजों को एक ट्रैप समझता है और फॉरेस्ट में रहना एक फ्रीडम। साथ ही साथ वो अपनी बेटी टॉम के लिए भी काफी फिक्र कर रहा था कि कहीं ये लोग उसे नुकसान न पहुंचाएं। अब अचानक जेन नाम की वही डॉक्टर उनके घर पर आती है और उसने कई सारे डॉक्यूमेंट्स विल को दिए जो इस प्रॉपर्टी के होते हैं। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं इस तरीके के लीगल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। अब विल यही सोचने लगा कि फॉरेस्ट में तो वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन यहाँ सोशल लाइफ में हर एक लोगों की टेरिटरी होती है। हर एक लोग अपने बनाए गए घर के अंदर ही रह सकते हैं। साथ ही साथ जेन एक इंसानियत के तौर पर 2 मोबाइल फोन्स भी लेकर आई होती है, जिससे विल और टॉम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली कनेक्ट कर सके। अगर टॉम कहीं दूर चली गई और लेट आती है तो वो इससे कांटेक्ट करके विल को इन्फॉर्म कर देगी। यानी जेन उन दोनों की लाइफ इजी करना चाहती थी, पर विल इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। उसने जेन को वापस जाने के लिए कह दिया और दरवाजा बंद कर दिया होता है। अब धीरे धीरे उनकी लाइफ ट्रैक पे आ चुकी थी, पर विल यही सोचता कि एट द एंड शायद उनके साथ बुरा होगा इस सारी चीजों में। इसलिए अचानक एक दिन सोने के बाद वो अपनी बेटी टॉम को उठाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी इसेंशियल चीजें पैक कर लो, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल रहे हैं। टॉम ये देखकर एकदम दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ लाइफ एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, पर विल को आखिर क्या चाहिए उसे समझता नहीं। विल तो टॉम के साथ अब सारी चीजें लेकर वही फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। यानी उसे ये सोशल लाइफ बिल्कुल भा नहीं रही थी। जैसे ही वो अपने स्पॉट पर पहुंचते हैं तो पता चला ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। यानी यहाँ उनके बाद कोई और आया था जो नहीं चाहते कि इस तरीके से वो यहाँ पर रहे। बात क्लियर थी कि विल और टॉम को अब वापस से अपना शेल्टर बनाना होगा और अपने छुपने की जगह वापस क्रैश से बनानी होगी। टॉम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि वो अनजाने वाली लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसे सारी चीजें अच्छी लगने लगी होती हैं। वो तो अपने फादर विल से पूछ लेती है कि तुमने आखिरकार ट्राई किया कि नहीं वहाँ एडजस्ट करने का। विल इस बारे में हाँ कह रहा था, लेकिन वो लाइफ उसे अच्छी नहीं लगी। वहाँ पर लोगों की टेरिटरी डिसाइडेड है और इस फॉरेस्ट में हम कहीं भी घूम सकते हैं।
भले ही यहाँ सिक्योरिटी नहीं है लेकिन फ्रीडम भर भर के है। इसलिए विल अपनी बेटी टॉम को यही सलाह देता है कि हमारी आगे की जिंदगी यहीं कटेगी, हमें वापस उस शहर की दुनिया में नहीं जाना है। टॉम और विल तो ये साफ देख पा रहे थे कि फॉरेस्ट में जितने पहले लोग रहा करते थे उन सभी के शेल्टर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अब विल ने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वहीं टॉम यही पूछ रही थी कि हम ये आखिरकार क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हम बेघर हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें एक अच्छी लाइफ ऑफर की गई है और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। पर इन सारी चीजों के बावजूद भी विल कुछ समझ नहीं रहा था। वो सीधा निकल पड़ा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और उन्हें वॉशिंगटन किसी भी हालत में पहुंचना था। उन्होंने शहर के अंदर जाकर एक बस ली और दोनों ही पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अब विल और टॉम सीधा ट्रेवल करते हुए एक ट्रक वाले के पास पहुंचते हैं जो कि वॉशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा था, इसीलिए उसने लिफ्ट मांग ली। अब ड्राइवर पहले विल और टॉम को देखकर थोड़ा शक खा गया कि कहीं ये दूसरी कंट्री से आए इमिग्रेंट्स तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद वो विल और टॉम को लिफ्ट दे देता है। थोड़ी देर तक उन लोगों ने ट्रक के अंदर ही अपना सफर तय किया, लेकिन जब विल को वॉशिंगटन के अंदर घुसने से पहले एक फॉरेस्ट दिखाई देता है तो वो वहीं पर टॉम को लेकर उतर जाता है। यानी अब वो इस नए फॉरेस्ट में अपनी जिंदगी चालू करेगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि इस पूरे एरिया का टेम्परेचर काफी कम होता है। वहाँ इतनी ठंडी पड़ रही थी कि टॉम सह नहीं पाती। पर विल उससे मोटिवेट करता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही ठंडी हो लेकिन अब आने वाली लाइफ यही है हमारी। कई देर तक चलने के बाद तो टॉम थक कर बैठ गई थी और विल उसका पूरा ख्याल रखता है। देखते ही देखते उसने कई लकड़ियां जमाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के लिए शेल्टर बना सके। उसने प्रॉमिस किया कि वो टॉम के लिए एक अच्छी जिंदगी देगा, पर टॉम यही सोच रही थी कि विदाउट रिसोर्सेस और ना ही किसी फैसिलिटी के वो कैसे एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी। अगर वो शहर वाले एरिया में रहती तो ये बातें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन विल की जिद के सामने उसकी बेटी फिलहाल कुछ कर नहीं पाती। दोनों ने जल्द से जल्द वहाँ पर शेल्टर बनाया और उसी जगह पर खाना खा के थोड़ा आराम करने लगे। अगले दिन पानी पीने के बाद जब वो थोड़ा और ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें फॉरेस्ट के बीचों बीच एक अबैंडन घर दिखाई दिया। तुरंत ही विल उस घर को तोड़कर उसमें रुकने का डिसाइड कर रहे थे। अंदर की तरफ खाने की चीजें भी रखी गई थी जो वो इंटेक कर लेते हैं। पर अब टॉम अपने फादर से बार बार पूछ रही थी कि सारे सप्लाईज कहाँ से आएंगे। यहाँ से शहर काफी ज्यादा दूरी पर है और ट्रेवल करके जाना काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स तो चारों तरफ होंगे। वो दोनों मिसिंग है अपने एक्चुअल जगह से, इसकी कंप्लेन तो पहले ही हो चुकी होगी। पर विल को मानो एकदम शहर के लोगों और शहर से नफरत हो चुकी थी। वो यही चाहता था कि उसकी बेटी और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहें। अब अगले दिन उन दोनों ने वो सारी चीजें लिख ली जो उन्हें लानी थी शहर जाकर। तो विल अपनी बेटी को अलविदा कह के निकल पड़ता है शहर की तरफ और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगा। टॉम भी अब अपने फादर का वेट करने लगी और वो तो उनके कुछ बिलोंगिंग्स को चेक करने लग जाती है। उसी के अंदर एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें विल का एक डार्क पास्ट मौजूद था। टॉम को पता चला कि उसके फादर विल एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें एक वॉर के दौरान उसके कई सारे साथी मारे गए थे उनकी गलती की वजह से, और उसका ही ट्रॉमा आज तक वो अपने सर झेल रहे हैं। यानी कि टॉम को अब सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे वहाँ पर रात होने लग जाती है, लेकिन अभी भी विल वापस नहीं आया। एक दिन पूरा बीत चुका था और टॉम तब से वेट कर रही थी, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो टॉम खुद ही निकल पड़ी अपने फादर को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा आगे गई तभी पता चला कई सारी लकड़ियां गिरी हैं और उसके बीच में उसका फादर विल फंसा हुआ है। तुरंत ही उसके पास जाकर विल को जगाती है, पर पता चला वो होश में ही नहीं है। टॉम काफी घबरा कर रोड की तरफ आई और एक आदमी को मदद के लिए बुला लिया। कुछ मेंबर्स वहाँ पर आकर विल को लेकर जाते हैं एक सेफ जगह पर। हमें तो डेल नाम की एक लेडी दिखाई गई जो उस फॉरेस्ट के पास में ही रहा करती थी। उसने जैसे तैसे विल की देखरेख की और डॉक्टर को कॉल करने लगी, लेकिन टॉम नहीं चाहती थी कि वो किसी दूसरे को कॉल करके उनके बारे में बताए। इसलिए अब डेल खुद के एक आर्मी ऑफिसर वाले डॉक्टर को बुलाती है, जो जब विल की बॉडी को चेक कर रहा था तो पता चलता है कि उसका पैर टूट चुका है, यानी अब वो कुछ समय तक बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, उसे सिर्फ आराम करने की जरूरत है। ये चीजें विल को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं, क्योंकि विदाउट वॉकिंग किए वो तो माइग्रेट नहीं कर सकता। पर अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने हो और चलना इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पर मार्केट में कई सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे कि कोई लंगड़ा भी बहुत तेजी से चल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल चीजों की जो हेल्प कर सकती हैं हमारी और अच्छे से चलने में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे घुटनों के लिगामेंट से लेकर नीचे टो तक, अगर इन सबको एकदम सिंक में कर दे तो हम अपने पैरों को कंट्रोल कर सकते हैं डैमेज होने के बावजूद भी। तो इसके लिए हमें एक आयरन रॉड लेनी होगी जिसे कि नी और टो के बीच में रख देना है, उसे अच्छी तरीके से बांध देना है
और फिर दूसरे वाले मेटल को ऊपर वाले हिस्से में बांधना है। इससे आपको अपने पैरों पर जरा भी फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, आप आसानी से चल सकते हो आगे की तरफ। वहीं एक अच्छा डिवाइस आता है जिसे खासकर डॉक्टर और सर्जन्स यूज करते हैं। वो उन्हें अपने पीठ से लेकर पैरों तक बांध लेते थे और जब भी जरूरत हो वो एक ही जगह पर खड़े होकर बैठ सकते हैं, यानी उन्हें चलने फिरने और बैठने में बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ विल को जब पता चला अपनी हालत के बारे में तो वो टॉम को पकड़कर रोने लग जाता है। टॉम उस समय पर विल के साथ ही रहती है। अगले दिन पता चला कि डेल ने उन्हें अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लिया है। वो सारे लोग भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन हर एक की वैनिटी वैन थी। डेल तो टॉम को सभी से लेके जाकर इंट्रोड्यूस भी करवाती है और उसके फादर विल को अच्छी खासी सर्विस भी मिल रही थी। उसे आराम करने के लिए पहले कहा गया होता है। टॉम ने अब जितना टाइम शहर में बिताया था, सेम उसे अब वैसी ही फीलिंग आती है। लोगों के बीच में रहना, वो भी फॉरेस्ट में, ये अलग ही एक्सपीरियंस था। उसने लोगों से कांटेक्ट करना भी चालू कर दिया होता है। पर टॉम को अपने फादर विल की चिंता थी कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे और पास्ट में जो भी हुआ है वो ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेंगे। इस वजह से आर्मी डॉक्टर से बातचीत करने पर उसने टॉम को एक कुत्ता दे दिया। वो कहने लगा कि अगर ये कुत्ता उनके पास रहेगा तो जानवरों के अंदर जो इनोसेंस होती है उसे देखकर इंसान पास्ट भूल जाता है। टॉम उस कुत्ते को ये सोचकर रख लेती है कि उसके फादर की भी ये हेल्प करेगा। धीरे धीरे विल ने भी ये एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है। वहीं टॉम को अब ये पूरी जगह इतनी ज्यादा अच्छी लग जाती है कि वो डेल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे यहाँ और दिन रहने दिया जाए। इसके बदले उसके पास जितने भी डॉलर्स थे वो रेंट के तौर पर उसे दे देती है। डेल इसके लिए पहले तो मना कर रही थी, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। यानी टॉम और उसके फादर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। टॉम को यही लग रहा था कि वो सब अब एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, पर विल का पास्ट फिर से उसे सताने लगा था। वो तो किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता और यहाँ से दूर जाना चाहता है। पहले तो वो टॉम के आने के बाद काफी अच्छे से बात कर रहा था, तभी विल ने कहा कि सारे सामान पैक कर लो, हम यहाँ से तुरंत ही जा रहे हैं। लेकिन इस बार टॉम काफी अच्छी तरीके से डिसीजन लेती है। उसने अपने फादर से कह दिया कि पास्ट की सफरिंग मैं नहीं झेल सकती, लेकिन फिर भी टॉम ने अपने सारे कपड़े और सारी एसेंशियल चीजें पैक कर ली और अपने फादर के साथ फॉरेस्ट में जाने लगी। थोड़ी देर तक चलने के बाद टॉम रुक जाती है और अब विल से कहने लगी कि वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है और वो नहीं चाहती कि विल के पास्ट की वजह से वो इतना सफर करे। विल अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो अपनी बेटे की जिंदगी नर्क में कन्वर्ट कर रहा है। उसकी बेटी अच्छी जिंदगी और अच्छे लोगों के बीच में रहना डिजर्व करती है। तो टॉम ने यहाँ अपने फादर को जाने से रोका नहीं और उसे आकर गले लगा लेती है। यानी अब टॉम अपने रास्ते जाएगी और विल अपने रास्ते। बेचारा विल अपनी बेटी को दूर जाते हुए बहुत देखकर रोने लगा था। टॉम भी सीधा उन लोगों के पास बढ़ने लगी होती है जो उसका फ्यूचर है, न कि उसका फादर जो अपने पास्ट में ही जी रहा है। यहाँ से वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे और दोनों की लाइफ भी एकदम अलग ही होती है। अंत में हमें विल कई सारे फॉरेस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा था जो उसका घर होता है, और वहीं टॉम बाकी इंसानों के साथ रहकर अपनी कॉलोनी बनाती है। हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।